ओके सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वर्क एनर्जी पावर रिवीजन लेक्चर 2। आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं। तो चलिए उन सभी कन्फ्यूजन्स को निकालते हैं और शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आप मुझे नहीं देख पाएंगे, सो बट एनीवेज यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड यू विल एंजॉय एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा कहता क्या है? वो बस ये कहता है कि आपकी जो टोटल एनर्जी रहेगी कहीं पर भी वो कंजर्व रहेगी। मतलब क्या? टोटल एनर्जी कहीं भी, आप किसी भी पॉइंट को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए और किसी पॉइंट को आप फाइनल पॉइंट मान लीजिए, वहाँ पर कंजर्व रहेगी। अगर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ठीक है, जनरली आपके फिजिक्स के प्रॉब्लम में एयर नहीं होती है, और या फिर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो आप इसको खाली तब लगा सकते हैं जब एयर और फ्रिक्शन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, सो इसको कब कब आप अप्लाई कर सकते हैं? सिंपली लेट से कोई बॉल ऊपर से ज़मीन पे नीचे गिर रहा है, तो अगर हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आप इसके पूरे मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। अगेन अगर कोई ट्रैक है, लेट से ऐसा कोई ट्रैक है, क्वेश्चन कहता है कि भाई कोई बॉल है ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे आता है और मूव करता है ना, और रास्ते भर लेट से फ्रिक्शन नहीं है और एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो उस टाइम पर भी आप क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फंडा लगा सकते हो। अगेन कोई स्प्रिंग है, लेट से किसी स्प्रिंग से आपने किसी मास को पकड़ के अंदर कंप्रेस करके छोड़ा हुआ है और रास्ते में उसके कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो वहाँ भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। सो आज की क्लास में हम स्पेशली ये 3 केसेस हम देखने वाले हैं कि इनके प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। आप बहुत बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, चीज़ें बहुत आसान रहेंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपका एक ग्राउंड है एंड ऊपर से आप कोई बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, धीरे धीरे ये बॉल आपका नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो कहीं भी एयर नहीं है, तो यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व थ्रू आउट द मोशन। दैट वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट थ्रू आउट द मोशन द टोटल एनर्जी विल बी क्या बोलते हैं, कंजर्व। तो टोटल एनर्जी में बेसिकली 2 चीज़ें आती हैं आपकी। एक आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी, दूसरी आती है पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का एडिशन ही एट एनी मोमेंट हम फिजिक्स में कहते हैं उसकी टोटल एनर्जी होगी। तो सपोज अभी फिलहाल ये बॉल आपका है, ये h हाइट ऊपर है ज़मीन से। ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी आड़ी टेढ़ी बनने वाली है क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है। सो लेट्स से इस बॉल का मास m है, ये h हाइट ऊपर है, तो प्रेजेंटली इस बॉल के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh के इक्वल है। एंड अगर ये बॉल रेस्ट पर है बेटा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली जब ये बॉल नीचे गिर जाएगा, जब ज़मीन को जब हिट करने वाला होगा, तो उस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हाइट इसकी 0 हो गई है ना, और इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी इस पॉइंट पे, है ना, किसी स्पीड से हिट करने वाला है, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और रास्ते में आप सोच सकते हैं कितने सारे इंस्टेंस हैं यहाँ पर। हर इंस्टेंट पे आप क्या बोलते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं इस इंस्टेंट को अगर पकड़ लूँ, फर्स्ट इस इंस्टेंट को अगर मैं देख लूँ, तो यहाँ भी आप कंजर्व कर सकते हैं। कैसे कंजर्व करेंगे? यू विल से सर इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उस पॉइंट के हाइट को लेट्स से मैं h1 कह देता हूँ। तो आई विल से सर इट इज़ mgh1 विल बी द पोटेंशियल एनर्जी प्लस उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा है तो नीचे आते आते इस पॉइंट पे इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी विच इज़ हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप इस पॉइंट पर भी चीज़ें ऐसे ही कंजर्व कर सकते हो। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि भाई थ्रू आउट द मोशन एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी अगर फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब कि ये वाली जो एनर्जी है टोटल mgh, दिस विल बी इक्वल टू दिस हाफ mv स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू दिस mgh1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट सर डेट mgh will be equal to half mv square, that will be equal to mgh1 plus half mv1 square। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर आपको क्वेश्चन दे, तो आप जब कभी भी 3 चीज़ें आपस में इक्वेट होती हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, तो आप a इज इक्वल टू b भी कह सकते हैं, b इज इक्वल टू c भी कह सकते हैं और a इज इक्वल टू c भी कह सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बेसिक फंडा। अब इसको अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देख के आपको बताऊं, तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप मान लो कि ये टॉप पॉइंट पे हमारे पास 100 जूल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे ही आप नीचे पहुंच जाएंगे, ज़मीन को जैसे आप नीचे हिट करेंगे इस पॉइंट पर, उस टाइम पर भी आपके पास टोटल एनर्जी 100 जूल्स की रहेगी। बस फ़र्क क्या रहेगा कि इनिशियली आपकी पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है और लास्ट में पूरी की पूरी एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी आपकी कंजर्व है, कंजर्व होना मतलब कि सेम रह रही है। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम करते हैं। ठीक है, मतलब जो फॉरेस्ट जितने थे पहले उतने ही रहने चाहिए, जितने पेड़ पहले से थे उतना ही अभी भी क्या बोलते रहने चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट मीन्स।
ठीक। सो ये वाली चीज़ है। तो अब यही चीज़ है कि एनर्जी कंजर्व है, 100 जूल पहले भी था, अभी भी 100 जूल्स है, बस एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया। पहले पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल में हुआ करती थी, जब नीचे हिट करोगे तो पूरी पूरी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप ये वाली बात आप अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अब लेट से आप किसी बीच के पॉइंट पे हो, लेट से आप इस पॉइंट पर हो, तो इस पॉइंट पर क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे आपकी जो 100 जूल्स की एनर्जी थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो 100 में से 100 जूल में से लेट से आप थोड़ी सी आपकी हाइट नीचे गिर गई, तो हो सकता है अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी 80 जूल की है, ठीक है। सो लेकिन अब वो जो रिमेनिंग जो 20 जूल था आपका, वो काइनेटिक एनर्जी में चल जाएगा। तो अभी भी जब आप टोटल करेंगे तो 100 जूल ही आने वाला है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाला है। तो इनिशियली आपकी 100 की 100 जूल जो थी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब क्या हो गया है कि क्योंकि आप नीचे गिर गए हैं तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम हो गई है, लेट से 100 से 80 हो गई है, तो रिमेनिंग 20 कहाँ गया, ठीक है, वेस्ट नहीं होता, कंजर्व हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला एक फॉर्म है। आई होप ये समझे। थोड़ा सा और अगर आप नीचे आए, लेट से आप इस पॉइंट पे आ जाए, तो हो सकता है इस पॉइंट पे जब आप निकालने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि भाई पोटेंशियल हमारे पास खाली 30 जूल्स की बची है और रिमेनिंग 70 कहाँ चलेगा काइनेटिक में। तो टोटल जब आप करेंगे तो 100 जूल आपको आगे आएगा। तो ये बस मैंने रैंडम न्यूमेरिकल बस आपको वैल्यू ऐसे दे दी आपको, ताकि आप इस चीज़ को और डीपर वे में समझ सके। सो आई होप ये फंडा आपको बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्रेविटी जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, ठीक। ग्रेविटी का वर्क पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसका फंडा मैं आपको समझाता हूँ। सो इसके लिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सो अच्छा, उसके पहले हम क्या बोलते हैं, जो अभी हमने जस्ट देखा उसके ऊपर हम क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो सिंपल सा क्वेश्चन आपका कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg फॉर एग्जांपल, है ना, और ये ऊपर से गिरता है। कहाँ से गिरता है, लेट से 2 मीटर की हाइट से गिरता है ऊपर से। क्वेश्चन पूछता है कि जब ज़मीन पे पहुँचेगा तब कितनी स्पीड से हिट करेगा। ओके, तो अब आप इसको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। तो जो आपके टॉप पॉइंट है इसको पॉइंट 1 बोल देते हैं, बॉटम पॉइंट को पॉइंट 2 कह देते हैं। तो टॉप पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या थी आपके पास, खाली mgh थी, है ना, और बॉटम पॉइंट पे टोटल एनर्जी खाली काइनेटिक एनर्जी थी। इसको बस आपको इक्वेट कर देना और सॉल्व कर देना है। सो जब आप कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी √2gh, ठीक है। तो v आ जाएगा √2 × h, आपका 4 था, √40 के आसपास आपको आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप देखिए ये मास इंडिपेंडेंट है, मास कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि अगर ये 5 किलो की जगह पे अगर 500 किलो का भी होता तभी भी वो सेम हाइट से ड्रॉप करने पे सेम वेलोसिटी उसको मिलती, ठीक है। ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। कि कोई भी चीज़ अगर क्या कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप होती है, ड्रॉप मतलब उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, ओनली व्हेन इनिशियल स्पीड इज़ 0, उस टाइम पे क्वेश्चन पूछ दे कि भाई बता ज़मीन पे किस हाइट से हिट करने वाला है, तो वो √2gh होगा, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए तब आप इसको याद रख सकते हैं। शुरू में कहूँगा कि आप इसको अप्लाई करें। सो ये वाली एक बात थी। अब इसी क्वेश्चन को आप बीच के किसी रैंडम पॉइंट के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, लेट से क्वेश्चन कहता है कि भाई जब ये लेट से ऊपर से नीचे गिरा था 1 मीटर, जब ये गिर गया था नीचे, है ना, जब ये 1 मीटर गिर गया था ऊपर से नीचे, उस टाइम पे बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, या फिर उस टाइम बताओ इसकी स्पीड क्या थी। अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट तो हम अपना यही वाला पहला पॉइंट मान लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। सो अब हम कर देंगे इसको। सो जस्ट लेट मी टू चेंज द कलर ऑफ पेन। सो इसको हम फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं हमारा, और इसको हम सेकंड पॉइंट मान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू सेकंड पॉइंट की टोटल एनर्जी। तो फर्स्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी बेटा आपकी कितनी थी, इट वॉज mgh, वही टोटल एनर्जी थी। सेकंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कुछ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और कुछ आपके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो बस फिर हमको इसको सॉल्व कर लेना है। सो g × h, लेट से क्वेश्चन ने कहा था आप 1 मीटर गिरे हैं, तो g × 1 इज इक्वल टू g × सॉरी इनिशियल h आपका 5 था और सेकंड वाला h आपका 1 था, प्लस v1²/2। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा 4g, तो 8g, तो √8g आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये समझे है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट था जो अभी हमने निकाला है, इस पॉइंट पे उसकी स्पीड थी √8g। आप इसी क्वेश्चन को आप काइनेमेटिक्स के नॉलेज से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो आपने काइनेमेटिक्स सीखा है। तो काइनेमेटिक्स के नॉलेज से आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो बहुत सिंपल है। आपको पता है कि भाई देखो एक्सेलरेशन तो हमारा +10 का ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, है ना, या फिर जी मान लो उसको। इनिशियल स्पीड आपकी 0 है, आपका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर v² - u² = 2 ऐसे करेंगे, आपको सेम आंसर आएगा। तो इनिशियल स्पीड आपकी 0 थी, 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g मान लेते हैं, इसको s, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका, कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ पर,
4 2 ज़ा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 2as v square minus u square is equal to 2as. हैव आई मेड अ मिस्टेक? अच्छा हाँ सॉरी, ये जो इनिशियल हाइट थी बेटा ये 5 मीटर नहीं, ये 2 मीटर थी, मैंने इधर 5 लिख दिया। हाँ, तो इट विल बी 2g, सॉरी इट विल बी 2g माइनस दिस g, तो डेट विल बी g, और फिर वो 2 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगी वेलोसिटी। ठीक है, करेक्ट, फाइन। तो यहाँ पर भी देखिए आपको वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी √2g। तो सेम क्वेश्चन को हमने काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व किया है और सेम क्वेश्चन को हमने वर्क पर एनर्जी के नॉलेज से भी सॉल्व किया है। सो दिस थिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एक ही कॉन्सेप्ट में दो अलग अलग चीज़ लगा सकते हैं। फाइन। सो जस्ट टू ओवरव्यू कि बेटा हमने यहाँ पर हाइट की मिस्टेक कर दी थी, हाइट हमने 2 मीटर ली थी, मेरे दिमाग में 5 मीटर था। सो जो आप करेंगे तो यही चीज़ है, फिर इसको हमने काइनेमेटिक्स के नॉलेज से भी सॉल्व किया। सो आई होप ये फंडा आप समझे हैं। सो अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं एक दूसरी एग्जांपल में लगाते हैं। एक सेकेंड, हमारी स्लाइड एंड हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल ऐड सम मोर स्लाइड्स। कंट्रोल M, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। यस, वी आर गुड टू गो नाउ, फाइन। सो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास लेट से कोई कर्व पाथ क्वेश्चन दे देता है तब आप कैसे डील करेंगे। सो लेट से क्वेश्चन ने आपको एक ऐसा कर्व पाथ दे दिया है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाना चाहता था लेकिन ठीक है। अब सपोज़ ये कर्व पाथ है, यहाँ पर कोई मास है जो ऊपर से नीचे गिरता है, और अब हम हाइट लेते हैं 5 मीटर। 5 मीटर का कर्व पाथ है, ऊपर से नीचे गिरता है। क्वेश्चन पूछता है भाई जब ये नीचे गिर जाएगा, जब ये फ्लैट ट्रैक पे पहुँचेगा यहाँ पर, तब क्या स्पीड रहेगी उसके पास, है ना। सो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा ट्रैक आपका फ्रिक्शनलेस है, थ्रू आउट द ट्रैक पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0 है। तो यहाँ पर भी आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं भी एयर नहीं है, ना ही एयर है ना ही फ्रिक्शन है, तो आंख बंद करके आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ठीक है जाने दो, उसको नहीं बताता हूँ, उसको बाद में बताता हूँ। ठीक। सो आप देखिए ऊपर से आप नीचे तक आए तो इस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कैसे लगाएंगे। सो सिंपली आप कह सकते हो सर देखो ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ये पॉइंट पर इसकी टोटल पोटेंशियल, इसकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी खाली पोटेंशियल के फॉर्म में है, क्योंकि रेस्ट पे हमने इसको छोड़ा था, तो यहाँ पर ऊपर खाली mgh की एनर्जी हो जाएगी। और जैसे ही अगेन ये नीचे गिर जाएगा आपका, तो इसके पास जो टोटल एनर्जी रहेगी काइनेटिक की खाली बचेगी, इट इज़ ½ mv²। तो हमको बस इसको इक्वेट कर देना है, हमको और कुछ इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। अच्छा हाँ, जब ये रास्ते पर रहेगा तो अगेन जैसे आपने पहले की तरफ फंडा लगाया था वैसे आप कर सकते हो। अगर रास्ते में किसी रैंडम पॉइंट पे आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप देख लीजिए कि भाई इसकी ज़मीन से हाइट कितनी है। उस टाइम पे लेट से h1 हाइट है, तो इस पॉइंट पर अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, mgh1 + ½ m उस पॉइंट की जो स्पीड होगी, है ना। अगेन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो इस पॉइंट पर हमारी जो एनर्जी रहेगी, इस पॉइंट पर हमारी जो एनर्जी रहेगी वही एनर्जी हमारी इस पॉइंट पर भी रहेगी और वही एनर्जी हमारी इस पॉइंट पर भी रहेगी। आई होप ये आप समझ रहे हैं। तो बीच में आप कितने भी रैंडम पॉइंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमको खाली टॉप को और बॉटम को दिया है, तो हम इसमें इस चीज़ को और इस चीज़ को इक्वेट करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको पाथ से डरना नहीं है। पाथ हो सकता है कि स्ट्रेट पाथ हो, या फिर हो सकता है कि पाथ आपका ऐसा कर्व हो, या फिर पाथ आपका कैसा भी आड़ा टेढ़ा रहे, इट डज़ नॉट मैटर, ठीक है। इट डज़ नॉट मैटर अनलेस एयर एंड फ्रिक्शन नहीं है। आप आंख बंद करके उसकी टोटल एनर्जीज़ को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक। सो ये वाली एक चीज़ हो गई। तो बस हमको कर देना है कि भाई हमारा जो mgh था दैट विल बी इक्वल टू ½ mv², और सेम फंडा आएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, ठीक। तो जो भी क्वेश्चन उसका क्या बोलते हैं कि देगा उसको आप निकाल सकते हो। इस बार h आपकी 5 थी, 5 2 100, तो ये हाँ जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई करके आपको 100 आ जाएगा रूट के अंदर, विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप ये चीज़ आप समझे हैं। तो अगेन दिस इज़ सेम एज फॉलिंग फ्रॉम डाउन। तो व्हाट डज़ डैट मीन, अब वो चीज़ बताता हूँ जो मैं आपको बताने वाला था, कि अगर आप लेट से एक पर्टिकुलर हाइट से आप गिरते हैं, तो लेट से इट डज़ नॉट मैटर कि आप किस रास्ते गिरे हैं, खाली व्हाट मैटर्स कि आपकी हाइट क्या है। सो आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो लेट्स से दीस आर 3 मल्टीपल पाथ। एक पार्ट है जिसमें आप सीधा नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप नीचे आ गए। दूसरा पाथ है जिसमें आपका ये बॉल था ये ऐसे नीचे आया, और थर्ड पाथ बेटा आपका ये है जिसमें आप ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहे हैं। सो पाथ मैटर नहीं करता, ठीक है। आप तीनों ही केस में सेम स्पीड से नीचे पहुंचेंगे। अगर ये बॉल डायरेक्ट नीचे गिर जाए, या फिर बॉल ऐसे नीचे गिर जाए,
या फिर बॉल ऐसे 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 होके नीचे गिरे, तीनों पाथ में अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे तो आपको सेम तरीके से सेम चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डेट द स्पीड विथ विच द बॉल विल रीच द बॉटम विल बी सेम इन ऑल केसेस। ठीक है, तो यहाँ भी वही स्पीड मिलेगी, यहाँ भी वही स्पीड मिलेगी बॉल को, और यहाँ भी जब वो नीचे पहुँच जाएगा तो उसको वही स्पीड मिलेगी। आई होप ये समझे। ऑफ स्पीड होगी √2GH। यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि आपने इनिशियली 0 से गिराया था। लेट्स से अगर आप इनिशियली किसी पर्टिकुलर स्पीड से भी गिराते, लेट्स से इनिशियली आप 5 मीटर पर सेकंड से भी गिराते, तो नीचे आते आते वो 5 मीटर पर सेकंड प्लस √2GH हो जाता, बस वही फ़र्क रहता आपका। ठीक है, तो दिस इज़ द फैक्टर बाय विच दिस इज़ द वैल्यू बाय विच वेलोसिटी गेट इंक्रीज्ड। तो अगर 0 से गिराओगे तो वही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर स्टार्टिंग में कुछ स्पीड देके गिराओगे तो उस स्टार्टिंग की स्पीड में ये फैक्टर ऐड हो जाएगा। बस इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये वाली एक चीज़ है बेटा। तो यहाँ पर पाथ मैटर नहीं करता। हाँ, एक चीज़ है कि जो टाइम रहेगा, जो टाइम आपको लगेगा ऊपर से नीचे गिरने में, वो टाइम अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसमें अलग टाइम लगेगा, इसमें अलग टाइम लगेगा और इसमें अलग टाइम रहेगा, लेकिन स्पीड आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अगेन वी हैव अगेन द बेसिक कंडीशन इज दैट देर इज़ नो फ्रिक्शन इन इट। ठीक है, दैट देर इज़ नो फ्रिक्शन, नो एयर इन इट। जब फ्रिक्शन एयर आएगा तब मैं मेंशन करूँगा। ठीक, अभी आप फ्यूचर प्रॉब्लम में ध्यान रखिएगा, अनलेस आई हैव मेंशन दैट फ्रिक्शन एंड एयर आर देयर, क्या बोलते हैं कि तब तक आपको एज्यूम करना है कि दैट दे आर एब्सेंट। फाइन, सो आई होप यहाँ तक बेटा आपको क्लियर है कि क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सो दिस वॉज वन थिंग जो हमें देखनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप स्प्रिंग अगर आप लेके आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। सो इसमें आप देखिए कि सपोज़ यही हमारी जो स्लाइड थी, हम यहाँ से आए और हम सीधे जा रहे हैं, है ना। सो यहाँ से ऊपर से आपने किसी ब्लॉक को गिराया है और यहाँ हमने भाई नीचे एक स्प्रिंग लगा के रख दिया, बहुत मस्त। स्प्रिंग का कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, लेट्स से हम वैल्यू देते हैं आपको 20 न्यूटन पर मीटर, और मास है हमारा 5 kg ले लेते हैं या फिर 2 kg ले लेते हैं, और जो हाइट है ये आपकी, ये हाइट को हम क्या कहते हैं कि 5 मीटर ले लेते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो, ऊपर से तुमने इसको नीचे गिराया तो ये फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। अगेन ऊपर से नीचे गिराया तो बताओ, जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, तो सेम स्पीड से जाके इसको हिट करेगा। तो अब जो स्प्रिंग है बेटा वो क्या करेगी, वो कंप्रेस हो जाएगी। सो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बात बताओ कितना कंप्रेस होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सो करेंगे कैसे, बस अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो ऊपर से यहाँ तक तो आप आओगे तो यहाँ पर कुछ आपके पास स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, अब ज़मीन पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से वो सेम स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन एनर्जी लॉस करवाता है। ठीक है, सो अगर ये बात भी आप ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल फ्लैट रोड है और उस पर फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर आपने किसी स्पीड से किसी चीज़ को फेंका है ना उस रोड पर, तो उसी स्पीड से लाइफ टाइम जाता रहेगा, अगर वो रोड इन्फानाइट लेंथ का है और उस पर फ्रिक्शन नहीं है तो। सो मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आपके पास कोई रोड है और वो फ्लैट रोड है सपोज़, एंड आपने कोई स्पीड से किसी चीज़ को फेंका है और उस रोड पर फ्रिक्शन नहीं है, और इमेजिन कर लो कि भाई ये इन्फानाइट रोड है, तो ज़िंदगी भर ये इसी स्पीड से ज़्यादा रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, अगर इसी रोड पे अगर फ्रिक्शन आ जाएगा, लेट्स से कुछ वैल्यू आ गई, तो कभी ना कभी ये चीज़ आगे जाके रुक जाएगी। तो रियल लाइफ में हमारे साथ यही वाला केस होता है। ठीक है, आइडियलिस्टिक केस में ये होता है जो हमारी रियल लाइफ में देखने नहीं मिलता है। सो आई होप ये फंडा क्लियर है आपको। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट रिटर्न इन 10 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सॉरी। सो आई एम बैक। सो अब आप देखिए, तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, बहुत ही मस्त इसका सॉल्यूशन है। सो ये जो आपकी ब्लॉक है बेटा, ये ऊपर से भाई आ जाएगी हमारी नीचे, ऊपर से नीचे आ जाएगी, ये आ गई अपने फ्लैट ग्राउंड पे आ गई। अब क्या होगा, फ्लैट ग्राउंड में आने के बाद ये जाएगी स्प्रिंग को हिट करेगी। ठीक है, और स्प्रिंग को हिट करने के बाद ये स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगी। ठीक है, तो ये जस्ट एट द इंस्टेंट इट हिट्स द स्प्रिंग, और कुछ टाइम बाद जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, तो लेट्स से ये स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन, क्वेश्चन यही पूछेगा भाई बताओ कि स्प्रिंग का जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो क्या होगा। तो जब मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा उस टाइम पे स्प्रिंग की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी, छोटी सी हो जाएगी। सो ये वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। ठीक, सो सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि
अगेन यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। तो टॉप पर जितनी भी टोटल एनर्जी रहेगी, इट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट दिस पॉइंट, इट विल बी इक्वल टू एनर्जी एट दिस पॉइंट, इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो अभी मैं बताता हूँ एक एक करके कि हर पॉइंट पे कितनी एनर्जी है आपके पास। सो लेट मी टू इरेज, लेट मी टू मेक थिंग्स लिटिल बिट क्लियर ओवर हियर। सो अच्छा, मैंने पूरा स्प्रिंग गैप कर दिया। हाँ, जस्ट गिव मी सेकेंड, आई विल रीड्रॉ इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट्स से हमारी स्प्रिंग थी, अब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस स्टेट में बना रहा हूँ, आफ्टर स्टेट में। बिफोर स्टेट आपने देख लिया था, आफ्टर स्टेट में नाउ वी एज्यूम कि ये जो ब्लॉक था इसने स्प्रिंग को पूरा का पूरा भाई कंप्रेस कर दिया है। सो स्प्रिंग में कुछ ना कुछ कंप्रेशन आ गया है। अब आप जानते हैं कि भाई जो आपकी जो स्प्रिंग रहती है उसमें क्या बोलते हैं कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है और स्प्रिंग का कंप्रेशन अगर x होता है फॉर एग्जांपल, तो स्प्रिंग के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वो एनर्जी होती है हाफ kx² की। बस यही हमारा एक नया टर्म है जिसको हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो अब होता क्या है, बहुत मस्त चीज़ होती है कि आपके पास टॉप पर जितनी भी एनर्जी थी, ठीक है, आपके पास टॉप पॉइंट पर जितनी भी एनर्जी थी वो कितनी एनर्जी थी, mgh थी फिलहाल, है ना, प्योरली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी टॉप पे। और जब आप नीचे पहुंच गए तो आपके पास टोटल एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी। और जैसे ही स्प्रिंग आपका पूरा का पूरा कंप्रेस हो जाएगा उस टाइम पे आपकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी बेटा, है ना। आई होप यू एग्री विद दिस कि जब आप स्प्रिंग को पूरा कंप्लीट कंप्रेस कर देंगे तो तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर थी वो ख़त्म हो गई है। तो कहाँ चलेगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस नहीं होता है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फाइन, होप यू फॉलो दिस, ठीक है। तो आपका जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहता है बाय ग्रेविटी विच इज़ mgh, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv², जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है हाफ kx², ठीक है। तो यही जो काइनेटिक एनर्जी है यही इस स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप ये फंडा आप समझे हैं। तो इस तरीके से होता है। फाइन, सो बस अब आपको जैसा क्वेश्चन दे वैसा आप इक्वेट कर सकते हो। सो लेट्स से हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हम इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, तो mgh विल बी इक्वल टू हाफ kx²। बस हो गया हमारा काम। तो m मास हमारा 2 था, g हमारी 10 थी, हाइट हमारा 5 था, हाफ k का वैल्यू 20 था, इंटू x² के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। सो जब कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 चले जाएगा। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो x की वैल्यू आपको आ जाएगी √10, ठीक है। ऐसा यूनिट में अगर आप करेंगे तो मीटर, √10 लगभग 3.16 के आसपास आता है, तो 3.16 मीटर, बहुत ही लंबा कंप्रेशन है। सो इतना लंबा स्प्रिंग भगवान जाने कैसे बनाएंगे आप, उसको तो कंप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें स्टोर होगी। सो एनीवेज, आई होप क्या कहते हैं कि ये वाला चीज़ आप समझ पाए हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता था। सो दिस इज़ हाउ वी हैड टू डू क्वेश्चन, ठीक। सो नाउ अगेन इस पे बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैसे ये काइनेटिक एनर्जी इस पूरे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। इसी का बेटा, इसी में क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है आपको कि भाई आपने स्प्रिंग को पूरा कंप्रेस नहीं किया है, लेट्स से आप ऊपर से आप नीचे गिरे और क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो यहाँ पर एक स्प्रिंग है और ब्लॉक क्या करता है जब इसमें आता है तो एट द एंड ऑफ द डे ये पूरा कंप्रेस होने ही वाला है। जितना इसके पास एनर्जी रहेगी उतने हद तक कंप्रेस करेगा। अगर इसके पास कम काइनेटिक एनर्जी रहेगी इस पॉइंट पर तो ये कम कंप्रेस करेगा, ठीक है, लेकिन कंप्रेस अपने औकात के हिसाब से करने वाला है, ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन अब कह देता है कि भाई देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि फुल्ली कंप्रेस नहीं हुआ है आपका स्प्रिंग में कंप्रेशन लेट्स से आया है 0.1 मीटर का, लेकिन अभी तक फुल्ली कंप्रेस नहीं हुआ है, फुल्ली कंप्रेस होने में भी टाइम है। लेकिन अगर ये फुल्ली कंप्रेस नहीं हुआ है तब इसके पास उस टाइम पे कुछ ना कुछ स्पीड रिमेनिंग रहेगी। आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, ठीक है। सो क्वेश्चन कहेगा कि भाई चलो बताओ इस पॉइंट पर कितनी स्पीड रिमेनिंग बची हुई होगी जब इसका कंप्रेशन 0.1 मीटर हुआ होगा, ठीक है। सो अगेन आप कर सकते हो इसी क्वेश्चन को सेम फंडे से। सो लेट्स से ये h है तो यहाँ पर एनर्जी mgh हो जाएगी और इस इंस्टेंट पे आपकी एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, ये लास्ट वाले इंस्टेंट पे आपके पास कुछ एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गई है और अभी भी आपके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग है, ठीक है। तो आपको बस इन दोनों चीज़ों को इक्वेट कर देना होगा कि सर डेट ऊपर वाला mgh विल बी इक्वल टू हाफ kx² प्लस हाफ mv1², ठीक है। आई होप यू फॉलो। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट विल बी आस्क्ड टू यू और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।